हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर होगे। तो बच्चों, आज हम स्वागत करते हैं आपके अपने एक नए चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज़ में। देखो, अब ये हमारा जो 10 ईयर एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज़ है, अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ और इवन वो ख़त्म होने वाला है, एकदम ख़त्म। ये है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों, अब आप सभी को पता है कि ये जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन एक आध दो तो पक्का बनेंगे। तो मान के चलो कि कम से कम एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू में तो 2 नंबर इसके फिक्स मान के चलो। क्या मान के चलो भाई? फिक्स है, इसके मार्क 2 नंबर एकदम फिक्स है। तो चलो बात करते हैं हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र मात्रक नहीं है। सुनो, अब चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक नहीं है उसमें इसमें से आपको ये पता करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको पता है पहले से ही, तो ये तो होगा ही। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। चलो, यहाँ मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ पहले। हाँ, देखो ध्यान से। तो जो हमारा ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये तो है हमारा मात्रक। ठीक है, टेस्ला ये भी है, गॉस ये भी है, और ये जो हमारा ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, ये हमारा जो है नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र के में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। अब ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम होता है, बेसिकली वो किससे फाइंड आउट किया जाता है। तो जो हमारा मान लीजिए कोई आवेश है, वो चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कर रहा है, तो उस पर जो बल आरोपित होता है ना, वो हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकलता है। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसको भूलना मत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। अगर कोई गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? पहली बात, या तो वो चुंबकीय क्षेत्र करेगा या विद्युत क्षेत्र करेगा, या फिर दोनों करेगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, बिल्कुल दोनों करेगा। कौन सा जी? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी आवेशित अगर कण है, वो गतिमान है, अगर मतलब गति कर रहा है, तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है? 2 चीजें उत्पन्न करेगा, या तो चुंबकीय क्षेत्र या तो विद्युत क्षेत्र, दोनों उत्पन्न करेगा। समझ रहे हो? तो ये देख लो, कई बार पूछा गया भाई, 2012, 13, 14, 16 और 20 में। तो देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो अब सोचो कि ये जो चुंबकीय प्रेरण है, इसको किसने किया होगा? फैराडे ने, जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ही आसान सा सवाल है ये। और लेकिन याद रखना हमेशा, क्योंकि ये सवाल पूछे भी जा सकते हैं। 2017 में पूछा गया, तो मे भी बन सकता है इस बार। ठीक है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने आप सभी को बताया कि पहली बात तो वो, ये सरल तो बिल्कुल नहीं होंगी, सरल तो बिल्कुल नहीं होती है वो। ये वक्र हो बिल्कुल भी नहीं। देखो, वक्र होती हैं, बट ये कर्व वक्र होती है, मतलब बंद वक्र होती है। कौन सी होती है? एकदम क्लोज्ड लूप होती है। कैसी होती है जी? क्लोज्ड लूप। तो ये सी इज द राइट आंसर। ठीक। चलो, अब देखो 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है? देख रहे हो इसके शब्द, बहुत ही खतरनाक बनाता है। ध्यान से समझना। किसी विद्युत धारावाही चालक में, अगर कोई धारावाही चालक है के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ, मतलब हाथ के जो अंगूठे का नियम होता है, ठीक है, से जानी जा सकती है। तो एग्जैक्टली वो हमें किस तरीके से बताया जाता है? कौन से हाथ से? दाहिने वाले हाथ से या फिर बाएं वाले हाथ से? तो जाहिर सी बात है, जो अंगूठे का नियम होता है वो कौन से हाथ का होता है जी? वो दाहिने हाथ का। तो दाहिने को हम क्या बोल देते हैं? दाहिने को हम बोल देते हैं दक्षिण। ठीक है, दाहिने को क्या बोल देते हैं? राइट हैंड को क्या बोल देते हैं? दक्षिण। और जो अगर लेफ्ट हैंड की बात करता, तो वहां पर वाम हो जाता। क्या हो जाता? वाम। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया 6 क्वेश्चन का आंसर। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। धारावाही परिनालिका जो
होती है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता किस पे निर्भर करेगी जी? पहला चीज जो मतलब या उसके कोर के पदार्थ की प्रकृति पर, धारा के परिमाण पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर, इन सभी पर। देखो ये क्वेश्चन किसी भी हालत में आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को वो याद करते चलना भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने है, तो तीन के तीनों ऑप्शन आपको याद रखने ही है कि ये तीन के तीनों ऐसे कंडीशन है जिन पे ये पूरा निर्भर करता है। समझ रहे हो? चलो ये तो हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वां कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वो किसके मतलब किसके समानुपाती होता है? ठीक है, तो पहली बात तो धारा के व्युत्क्रमानुपाती तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जितना धारा बढ़ाओगे उतना ही वो क्या परिनालिका में जो उत्पन्न मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा बी आंसर है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? देखो वो बी जो होता है, यहाँ से आप लोगों सबको पता है कि जो बी के बराबर में होता है, देखो एक फार्मूला होता है ना हमारा, धारा जब परिनालिका के बारे में पढ़ते हैं तो BIL जो हमारा ये वाला फार्मूला होता है ना, तो ये एग्जैक्टली यही वाला हमारा यही फार्मूला यूज होता है। देखो बी किस पे निर्भर, BIL ये सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो हम इनको थोड़ा सा इरेज करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होती है, बेसिकली ये किस पे निर्भर करता है जी? ये हमारा करता है धारा के समानुपाती पे। ठीक है, धारा पे। और सुनो देखो 9th क्या कह रहा है कि जब चुंबक मतलब जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं, मतलब कि जब कोई कॉइल हो उसको चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखें तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होगा? ध्यान से समझना, ये सवाल बढ़िया है। जब हम कुंडली और चुंबक दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष जो है स्थिर रखते हैं तो हमारा मतलब देखो यहाँ किसकी बात कर रही है? स्थिर रखने की बात कर रही है। तो अगर स्थिर रखोगे तो हमारा शून्य मतलब जो शून्य होता है, मतलब उसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो मतलब डिफ्लेक्शन आएगा या फिर विक्षेप जिसे कहते हैं हम लोग, यानी कि जो सुई नहीं होती है कि मतलब घूम जाती है, तो वो जो सुई है वो बिल्कुल नहीं घूमेगी, तो यानी कि उसमें जो विक्षेप रहेगा वो 0 रहेगा। या तो हम उसमें कॉइल को घुमा दें, ठीक है, चुंबक के सापेक्ष, या फिर क्या कहते हैं हम चुंबक को घुमा दें कुंडली के सापेक्ष। ठीक है, तो ये इन दोनों में से किसी एक का घूमना जरूरी है इसके विक्षेप के लिए, यानी कि सुई को घुमाना है तो इन दोनों में से किसी एक को घुमाना ही पड़ेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अगर नहीं घूम रहा है यानी स्थिर है तो हमारा शून्य मतलब विक्षेप होगा, उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? शून्य। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो ये क्या कहता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक सुचालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो अब समझो कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें हम एक सुचालक रख देते हैं और वो भी हमारा क्या है? उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, मतलब उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर में यानी कि उस चालक में हमारा क्या है? एक करंट इंड्यूस्ड हो गया, मतलब प्रेरित हो चुका है। तो उसकी दिशा अगर हमें निकालना है ना तो ये हमारा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे निकलेगा। समझो, इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर उसने कठिन बनाया तो यही सवाल पूछेगा, याद रखना। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जो हमारा ये 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधी खोज किसने की थी? पहली बात तो ये समझो कि विद्युत धारा से जुड़े जितने चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उससे संबंधित जो खोज की थी वो किसने किया था जी? ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो, क्योंकि केल्विन जो है हमारे केल्विन दादा तो टेम्परेचर के वो है, इसको कर ही नहीं सकते, एम्पियर से कोई लेना देना है नहीं, फ्लेमिंग हमारे दाएं बाएं हाथ के नियम दिए हैं, तो ऑर्स्टेड हमारे बच्चे जो निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जी? धारावाही बेलनाकार कुंडली। जो हमारा बेलनाकार कुंडली होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा कुंडली बोल देते हैं या फिर सोलिनॉइड बोल देते हैं। ठीक है, परिनालिका जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वही हमारा क्या करता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्लियर? चलो उससे क्या ये हो गया। धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। देखो जो धारा प्रवाहित करने की एक
लंबी परिनालिका होती है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हुआ वो हमेशा एक समान होगा, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन 12 नंबर बता चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब हम बात कर रहे हैं हमारे 14 नंबर पे, ध्यान समझना। कहता है कि किस वैज्ञानिक के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है मात्रक को दिया गया था। सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक दिया गया था वो किस वैज्ञानिक के सम्मान में दिया था? वो ऑर्स्टेड एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके सम्मान में जो है इसका मात्रक दिया गया था। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो 15 नंबर क्या कहता है कि चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय सुई के विक्षेपण में होती है। ध्यान समझना, चुंबक के ध्रुवों के निकट, देखो चुंबक का जो ध्रुव होता है उसके निकट जो चुंबकीय सुई होती है उसमें जो विक्षेपण मतलब उसमें जो विक्षेपण में होती है क्या वृद्धि होती है या मतलब कमी होती है, या ना कोई वृद्धि ना कोई कमी, कभी वृद्धि कभी कमी। समझो ये बात कि अगर हम किसी भी मतलब किसी कंपास को हम लेके जाएं किसके ध्रुव के पास में, किसके चुंबक के ध्रुवों के निकट, तो वहाँ पर जो उनका जो विक्षेपण है, उनका जो मतलब विक्षेपण का मतलब जो हमारे जो निडल यानी कि जो सुई घूमती रहती है कंपास का, तो एक्चुअल में वो घूमेगा या नहीं घूमेगा। ठीक है, या तो उसमें मतलब या तो घूमना बंद कर देगा या तो उसमें कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूछना चाह रहा है कि क्या उसमें घूमेगा। बिल्कुल घूमेगा, क्योंकि हमें क्या पता करना था, कंपास से केवल दिशा पता करना होता है, तो इसलिए वो बताएगा कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 16 क्या कहता है कि एक सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। सीधे सीधे परिभाषा आपके सामने रखा है कि सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने की में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो याद रखना हमेशा। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान समझना। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। सबको याद होना चाहिए कि विद्युत मोटर में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया, तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या करोगे, इसको याद रखोगे। ठीक है, और देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या होता है, बताओ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उल्टा कर दो तो हमारे जनरेटर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र या फिर डायनेमो बोल देते हैं, इसी का दूसरा नाम। ठीक है, तो यहाँ दो सवाल हैं जो 17 और 18, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो डायनेमो परिवर्तित करता है, देखो सवाल घुमा रहा है। मैंने पहले मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था तो आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से पूछ सकता है, तो देखो वही सवाल है, घुमा घुमा के दे रहा है आपको। एक ये देखो, ये सवाल 2010 में और 13 पूछा गया है, और यहाँ पर देखो 4, 12, 18 ऐसे पूछ रहे हैं, सोचो। तो ये डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो 20 नंबर पे क्या कहता है कि जब विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। अब देखो विद्युत जो जनरेटर होता है उसमें ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, बेसिकली वो आर्मेचर में होता है। किस में होता है, आर्मेचर में। हालांकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में बनेगा, अगर बनेगा भी तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बन गया तो आपको याद रखना है हमेशा कि जो भी बने मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो प्रोसेस है ये किस में होता है, हमारा आर्मेचर में होता है। ठीक, चलो आगे 21 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। बेसिकली ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको गलती से उसने अगर पूछ लिया, मान लो कोई उसका कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक है, अगर उसने पूछ लिया तो आप क्या बताओगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका मान या दिशा दोनों परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि हमेशा बदलता रहता है। सर ये कैसे, देखो ध्यान से समझना। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बेसिकली उसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वो इस तरीके से बनती है। तो देखो यहाँ पर जो उसका मान है, पहली बात तो बदल रहा है, इधर हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, इधर हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, और इधर हमारा निगेटिव में जा रहा है। किधर जा रहा है, निगेटिव में। तो सोचो अब दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब वैल्यू ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। तो पहली बात तो जो हमारा मान तो है वो तो बदल ही रहा है, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी बदल रही है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, उसकी दिशा भी बदल रही है, तो दोनों परिवर्तनीय होते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब ये देखो 22वां नंबर क्या कहता है कि विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर एक स्रोत है किसका, विद्युत ऊर्जा का। किसका है जी,
विद्युत ऊर्जा का। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, मतलब विद्युत धारा की कौन उत्पन्न करता है। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जनरेटर करता है, क्योंकि धारा मापी तो केवल धारा मापता है। अमीटर ये भी करंट मेजर करने का काम करता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मीटर केवल ये सब मेजर करने वाले हैं, बाकी उत्पन्न कौन करता है, जनरेटर करता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो, जो युक्त विद्युत के प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती है वह है, यानी कि जो युक्ति मतलब कोई डिवाइस, युक्ति का मतलब डिवाइस, ध्यान समझना, जो विद्युत के प्रवाह की दिशा में, विद्युत प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम बोल देते हैं दिक् परिवर्तक, यानी कि कॉम्यूटेटर। क्या बोल देते हैं जी, इसे कॉम्यूटेटर। चलो ये इंग्लिश में हो गया, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक। देखो परिवर्तक समझ लो कि परिवर्तक क्या करता है, बदलता है ना, तो वो जो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है उसको बदलता है, तो जाहिर सी बात है उसे क्या बोल देंगे, दिक् परिवर्तक। क्लियर। चलो आगे बोलें। याद करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, हमेशा यही एक ऑप्शन है कि आप लोग इस वीडियो को लगातार, मतलब अगर 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो मुझे गारंटी है कि मतलब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो बड़े आराम से करके चले आओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लगातार लगे रहो। देखो भाई ये ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। देखो अब मैं यहाँ पर देखो एक सवाल है, कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, तो इसको मैं फिर भी मैं आंसर बता के, एसी जनरेटर में किया जाता है विभक्त वलय का, तो ये इसमें जो मैं गोला कर दे रहा हूँ ये आपका जो है सिलेबस में नहीं है, तो इसको ना ही याद करके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारा क्या कहता है कि विभक्त वलय हमारा मतलब वो क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताऊंगा कभी और, लेकिन फिलहाल सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में नहीं बात करते हैं। चलो, चुंबकीय प्रभाव का पर आधारित, देखो चुंबकीय प्रभाव जो होता है उस पर आधारित कौन काम करता है, एमआरआई। कौन, एमआरआई। मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था, बहुत ढेर सारे एग्जांपल दिए थे। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ठीक, अब ध्यान समझना, मानव शरीर के अंग, मानव शरीर के मतलब किस अंग पर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कहता है कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ए और बी इज द राइट आंसर, यानी कि मस्तिष्क में भी होता है और हृदय में भी होता है, तो दोनों आपका सही आंसर है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो रहा है। चलो, लघु कथन के समय, लघु कथन के समय पर परिपथ की धारा बढ़ जाती है या घट जाती है, समझ रहे हो। यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, लघु कथन, यानी कि आप शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, इस समय जो हमारी धारा होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हमारा क्या होता है, ये धारा जो होती है बढ़ जाती है, तभी हमें पता चल जाता है कि मतलब हमारा जो है कोई शॉर्ट सर्किट आया हुआ है, ठीक है। लघु मतलब शॉर्ट, समझ रहे हो, तो शॉर्ट सर्किट और उसको कथन बोल दो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। अब ध्यान से समझना, फ्यूज का काम क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जो हमारा फ्यूज होता है बेसिकली वो काम क्या करता है, वो हमारे जैसे मतलब बाहर से हमारे यहाँ लाइट आई, ठीक है, हमने मतलब कनेक्ट किया, मतलब कनेक्ट किया, ठीक है। अब वो क्या करता है, कहीं मान लो फॉल्ट आ गया गलती से, ठीक है, कहीं आपके मतलब सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ गया। अब वो क्या करता है कि जब फॉल्ट आ गया तो अब जब हम उसको कनेक्ट किए रहेंगे, फ्यूज़ को कनेक्ट किए रहेंगे, तो वो एक टाइम पे जब मतलब फॉल्ट आ जाता है, तो फॉल्ट की वजह से जो है करंट ज़्यादा बहने लगता है, और जब ज़्यादा बहने लगता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा फ्यूज़ है, कौन, जो हमारा फ्यूज़ है वो क्या करता है, वो गल जाता है, और गल के बीच में से ब्रेक हो जाता है। पहले देखो ये हमने कहा कनेक्ट हुआ, अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर ये गल गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हमारा जो इक्विपमेंट है इधर, वो सारे के सारे सेफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, सेफ हो जाएंगे। तो यही तो हमें बताना है। तो कुल मिला के इतना समझो कि ये क्या करता है, सुरक्षा यंत्र के रूप में काम आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। याद रखना हमेशा, कोई पॉइंट गलत नहीं है इसमें, सारी की सारी पॉइंट मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो घरों की जो यंत्र हैं, मतलब घरों के जो इक्विपमेंट्स हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड होती हैं,
तो वो सब के सब उनको सेफ रखने का काम करता है। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि डीसी की आवृत्ति बेसिकली होती क्या है। देखो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, यानी कि उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, साइकिल होता है। लेकिन ये जो डीसी होता है, ये डीसी क्या करता है, ध्यान समझना, वो एकदम सीधा चलता है, एकदम सीधा चलता है। कभी भी डीसी मत छूना, क्योंकि डीसी क्या होता है वो डायरेक्ट आपको चपक लेगा। और लेकिन ये जो हमारा एसी होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी एक साइकिल होती है, यहाँ से यहाँ तक की एक पूरी साइकिल होती है, फिर उसके बाद सेकंड साइकिल वो स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से वो साइकिल साइकिल पे चलता है। तो अब देखो एक साइकिल ये हो गया, एक दूसरा साइकिल यहाँ पर हो गया। तो अब एक साइकिल और दो साइकिल, ये सब साइकिल हैं। अब इनको पूरा मतलब चक्र है एक तरीके से पूरा, और इनको कंप्लीट करना, ये कितना कंप्लीट करता है बेसिकली इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा 50 हर्ट्ज जो है ये कंप्लीट करता है। इसको हम हर्ट्ज को हम क्या बोल देते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोल देते हैं। मतलब एक सेकंड में जो जितनी साइकिल वो घूमता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, प्रत्यावर्ती का धारा, मतलब ये आवृत्ति बोल देते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब देखो ध्यान से समझना, ये सारी की सारी बातें जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहीं भी ये सारी बातें कोई बताएगा नहीं, और ना ही अभी इतना कोई डिस्कस करने वाला है आप लोगों से। ठीक है, तो अगर भाई अगर ये अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ढेर सारे लोगों के पास भेजो, क्योंकि बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो ये हमारा 32 नंबर क्या कहता है कि 1.5 किलोवाट का एक गीज़र है। ठीक है, और वो कितने 220 वोल्ट पर कार्य करता है। देखो पहली बात तो आपको पी दिया है उसने, ठीक है, पी दिया है, ठीक, कितना 1.5 किलोवाट, ठीक। और दूसरी बात उसने क्या दिया, वी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अनुमतांक फ्यूज़ लगाना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब इसमें अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अनुमतांक फ्यूज़ लगाना चाहिए इसका क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो तुम्हें किस में दिए हैं, एम्पियर में दिए हैं। ए दिया है ना, तो ए का मतलब होता है एम्पियर। तो एम्पियर का मतलब ये समझो कि तुम्हें आई निकालना है। क्या निकालना है जी, करंट निकालना है। तो अब देखो यहाँ पी है, यहाँ वी है, तो क्या आई नहीं निकाल पाओगे? सीधे से सवाल मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। हमें पहले वी पता है ना, वी पता है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा मतलब वी स्क्वायर क्या होता है जी, वी स्क्वायर अपॉन पी। क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, इस यहाँ से आर निकाल लेना, उसके बाद फिर डायरेक्ट आई निकाल लेना। आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। ये फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। क्लियर, यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से बताने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। ध्यान से समझना एक बार फिर से। मैं क्या करता हूँ, ध्यान समझना, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास P दिया है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ P ये है और V ये है। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि हमें क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सॉरी ये हमारा क्या है, ये V स्क्वायर क्या है हमारा जी, V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, ये हमारा R निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब आप इसको लिख के सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आई के बारे में। आई क्या होता है, वी अपॉन आर। तो ये दो फार्मूले हैं जो यूज़ होते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की मैं बात कर लूँ तो आंसर बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 10 मतलब 10 एम्पियर हो जाएगा। और हालांकि ये आपको आंसर अगर मैंने बता दिया है तो जाहिर सी बात है सही होने की गारंटी है। तो बाकी आप जो है सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं होता तो आप कमेंट करना। ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, चलिए चलो अब ये कहता है कि 33 क्वेश्चन में निम्न में से किसका प्रयोग अब घरों में फ्यूज के स्थान पर होने लगा। देखो फ्यूज के स्थान पर अब एक इक्विपमेंट मतलब एक डिवाइस है जिसका यूज़ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सबके घरों में होता है। आप लोग सुनते होंगे, कहते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो गया, एमसीबी ट्रिप हो गया। तो बेसिकली एमसीबी ट्रिप तभी होता है जब कहीं फॉल्ट होता है, समझ रहे हो। तो वही जो फ्यूज पहले होता था वो अब एमसीबी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो तो अब देखो एक कार में 48 वाट, देखो ये हमारा पी दिया है, ठीक, क्या दिया है पी, 48 वाट मतलब 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर कार्य कर रहा है। ठीक है, हमने वी दे दिया। तो कह रहा है कि जो हमारा फ्यूज का अनुमतांक। अब सोचो यार, इस टाइप का सवाल तुमसे बार बार पूछ रहा है, मतलब कि इसके बनने के चांसेस एकदम गारंटी है। मतलब कि आप समझ लो कि जो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था
जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये देखो ये वाला जो 32 नंबर क्वेश्चन था, सेम टू सेम सवाल यहाँ पर आपको दिया है, मतलब बस डिजिट चेंज कर दिए हैं। तो 34 32 ये दोनों क्वेश्चन आपका आंसर आपको देना है। अब देखो 32 का मैंने दे दिया था 10 एम्पियर, अब यहाँ आपको बताना है कि आप इसका आंसर क्या होगा। तो अब आपको सॉल्व करना है, बताना है। सेम मेथड है, सेम फॉर्मूले हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ भी करंट ही आपको निकालना है। ठीक, चलो 35 कहता है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम। अब ध्यान से समझना ये सवाल क्या कहता है, 2020 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकता है इस बार। ध्यान से समझना, कह रहा है कि अगर कोई स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक, मैंने कहा एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हमने कोई मतलब उसमें हमने क्या किया, एक धारावाही चालक हमने उसमें रख दिया, तो उसको उसकी जो हम मतलब बल की दिशा होगी वो किस मेथड से निकाला जाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो देखो ये मेथड होता है बेसिकली आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि यहाँ पर पहले सवाल इस टाइप का बन चुका है, तो मैंने आपको बताया भी है कि वहाँ क्यों लगाया जाता है, मैंने और अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो सारी वीडियो पुरानी, जितनी चीज़ें मैंने बना के आपको दिया है। ठीक है, चलो अब ये देखो, हाँ 36 और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया। कह रहा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, कैसे परिवर्तनशील यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो बार बार, के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में से किस नियम से होता है। ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 35 36 ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे तो भाई बिल्कुल ना। ये वाला जो 35 था वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पूछा निकलता है, और ये वाला है वो दाएं हाथ से निकलता है, यानी कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है, हालांकि मैं वो अभी तक वीडियो मैंने अभी दिया नहीं है, लेकिन दूंगा ज़रूर, बहुत जल्दी दूंगा। ठीक है, मेरी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी समझिएगा कि मैं इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आप लोग भी कहीं ना कहीं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, ये आखिरी क्वेश्चन था, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।